हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल फिजिक्स 101। फिजिक्स 101 पे आपका स्वागत है। मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर अमन सिंह। तो बच्चों, आज के अपने इस सेशन में अपन जो पढ़ने वाले हैं टॉपिक, उसका नाम है फ्रिक्शन। कंप्लीट फ्रिक्शन एक सिंगल वीडियो में यहाँ पे आज मैं खत्म करने वाला हूं। ये जो मैं आपको पढ़ा दूंगा फ्रिक्शन, नीट के आपके एग्जाम में इससे बाहर फ्रिक्शन पे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। Exactly, I will teach that is asked in the examination। तो एक बहुत शानदार सा वीडियो है जिसमें फ्रिक्शन पे आने वाले हर एक तरीके के सवाल कवर्ड हैं एंड मोस्ट प्रॉब्ली यू विल गेट अ क्वेश्चन फ्रॉम द क्लास इलस्ट्रेशन इन योर एग्जामिनेशन। बहुत सिंपल सा, प्यारा सा, सुंदर सा, सुशील सा चैप्टर है ये। तो इस चैप्टर को बहुत प्यार मोहब्बत के साथ देखेंगे और कंसेप्चुअली समझते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ताकि कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कैसा भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, और हम उस क्वेश्चंस को बहुत इजी तरीके से, बहुत इजी वे में हम उसको सॉल्व करने के लिए एबल हो सकें। ठीक है बच्चा लोग, तो आगे बढ़े। अपनी नीट की प्रिपरेशन को बेटा बूस्ट करने के लिए अनअकैडमी का पेड सब्सक्रिप्शन ले लें। ठीक है, जब आप अनअकैडमी का पेड सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको मिलती हैं प्लस सब्सक्रिप्शन पे डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस एंड अनलिमिटेड एक्सेस। लाइव क्लासेस में आप टीचर से इंटरेक्ट कर सकते हैं, टू वे इंटरेक्शन रहता है, अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, हर एक कंसेप्ट को डाउट पूछ के क्रिस्टल क्लैरिटी तक ले जा सकते हैं, ताकि क्वेश्चन सॉल्विंग करते वक्त तुम्हें आपको ज़्यादा टाइम ना लगे, आपकी प्रैक्टिस स्ट्रांग हो, आपका उस टॉपिक पे कॉन्फिडेंस ज़्यादा बेटर तरीके से डेवलप हो, और इस तरीके से आप नीट के एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में काफ़ी अच्छा आप परफॉर्म कर पाएंगे। आपको मिलते हैं बच्चे स्ट्रक्चर कोर्सेज, लाइव सेशन क्विजेस एंड अनलिमिटेड एक्सेस। अगर बच्चों आप लोग आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं, अनअकैडमी के साथ ने आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी लॉन्च कर दिया है, जिसमें आपको मिलेंगे पर्सनल कोच, गेट वन ऑन वन गाइडेंस फ्रॉम द टॉप एग्जाम एक्सपर्ट एज अ पर्सनल कोच टू अलाइन योर प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, स्टडी प्लानर एज योर प्रिपरेशन विद कस्टमाइज्ड स्टडी प्लान एंड बाई वीकली रिव्यू दैट हाईलाइट्स योर प्रोग्रेस। कुल मिला के बच्चे पर्सनल कोच आपको असाइन कर दिए जाएंगे, जिनसे आपका वन टू वन इंटरेक्शन होगा, जो आपकी पढ़ाई को, सीक्वेंस को, आपके टेस्ट को, सब कुछ एनालाइज करके आपकी प्रोग्रेस बताएंगे, और आपको बताएंगे कि कौन से टॉपिक वीक है, कौन से स्ट्रांग है, और कैसे टॉपिक्स को अपन और स्ट्रांग करें। और जो प्लस के बेनिफिट्स थे वो तो मिलेंगे मिलेंगे। जो बच्चे प्लस का सब्सक्रिप्शन है उसकी 1 ईयर की फीस 38,500 है, 6 मंथ की 28,000 है एंड 24 मंथ की 56,000 है। लेकिन अगर बच्चे मेरा सब्सक्रिप्शन कोड ASLIVE ये यूज कर लेते हैं, तो वही 6 मंथ की फीस आपको 25,200 की हो जाएगी, 12 मंथ की फीस कम होकर 34,650 हो जाएगी, एंड 24 मंथ 2 ईयर की फीस 50,400 हो जाएगी। कब? जब आप मेरा सब्सक्रिप्शन कोड ASLIVE यूज करते हैं तब। और अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा, मतलब अगर नीट का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट के जितने भी टीचर्स अन अकेडमी में पढ़ा रहे हैं सभी की क्लास कर पाएंगे। समझ में आया? आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की 6 मंथ की फीस 38,000 है, 12 मंथ की 65,000 एंड 24 मंथ की 1 लाख रुपीज। मेरा सब्सक्रिप्शन कोड, हैव अ रिविजन कोड लिखा है, यहाँ पे लिख देंगे ASLIVE और अप्लाई करेंगे। 6 मंथ की फीस 34,200 हो जाएगी, 12 मंथ की फीस 58,500 एंड 24 मंथ की फीस आपको 90,000 की पड़ेगी। कंफर्टेबल है बच्चे? अब शुरू करते हैं अपना टॉपिक पढ़ना, फ्रिक्शन। क्या चीज बच्चे? फ्रिक्शन। क्या है ये टॉपिक, क्या चीजें इसमें पढ़नी है, इस बात को पहले समझते हैं। सबसे पहली बात समझते हैं फ्रिक्शन होता क्या है बच्चे। फ्रिक्शन इज अ फोर्स, फ्रिक्शन इज अ फोर्स। तो इस फोर्स की एनालिसिस बस करनी है, इस फोर्स की एनालिसिस करनी है। टेक्निकली अगर मैं बात करूं तो जो ये टॉपिक है न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन, फ्रिक्शन जो है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का ही पार्ट है। बस चूंकि ये फोर्स थोड़ा टेक्निकल है, फ्रिक्शन को समझना थोड़ा टेक्निकल है, थोड़ा डिटेल में समझना पड़ेगा, इसलिए मैंने इसका पूरा एक अलग से टॉपिक कह लिया, एक अलग से चैप्टर हमने बना दिया है फ्रिक्शन नाम का। तो फ्रिक्शन क्या है बच्चे? फोर्स। कब लगता है? इट एक्ट्स
it acts when there is relative motion, when there is, देखो बच्चे तुम लोग को नोट्स भी मिल जाएंगे बहुत खूबसूरत से, when there is relative motion between ये ध्यान रखना, surfaces in contact। बॉडी के मोशन से कोई मतलब नहीं है, एक तो रिलेटिव मोशन से है, किसमें, वो भी surfaces in contact, और there is tendency of relative motion between the surfaces in contact। बात आई समझ में? फ्रिक्शन कब लगेगा, जब क्या हो, या तो देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन सरफेसेस इन कांटेक्ट सरफेसेस के बीच में रिलेटिव मोशन हो, या टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। क्या हो बच्चे, फ्रिक्शन कब लगेगा, फ्रिक्शन एक फोर्स होता है जो कब लगता है, जब देयर इज अ रिलेटिव मोशन, दो बॉडीज के बीच में, दो कांटेक्ट सरफेसेस के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा हो, या फिर देयर इज अ टेंडेंसी, मोशन होने की टेंडेंसी भी डेवलप हो रही है, मोशन होने की चाहत भी डेवलप हो रही है, तब भी फ्रिक्शन लगेगा। देखो बच्चे, ये एक फोन है मेरा, इस ये मेरा राइटिंग पैड है, इसको मैं आगे लेके जा रहा हूँ, फोन साथ साथ मूव कर रहा है, तो एक टेक्निकली ये देखो कि इस फोन का मोशन मैं तो नहीं करा रहा, मेरा तो कोई कांटेक्ट है ही नहीं फोन के साथ, फोन किसके साथ कांटेक्ट है, इस राइटिंग पैड के। तो राइटिंग पैड और फोन के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स है, टेक्निकली वही तो इसको अपने साथ लिए जा रहा है, मतलब इस फोन के मोशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन मोशन का अपोज नहीं कर रहा है, इनफैक्ट इस समय इसका मोशन फ्रिक्शन ही करा रहा है, रिलेटिव मोशन का अपोज। फ्रिक्शन ये नहीं चाहता कि ये इसके ऊपर फिसले, ये जो वाला है ना, ये दोनों आपस में जो रगड़ रही है, ये वाला फ्रिक्शन मोशन नहीं चाहता, आपस में रिलेटिव मोशन ना हो, इसकी सरफेस इसके रिलेटिव मूव ना करे। वही हुआ जब मैं इसको आगे लेके गया, तो सोचो फोन के रिलेटिव पैड की सरफेस ने आगे जाना चाहा, तो रिलेटिव मोशन स्टार्ट होता, फ्रिक्शन की चाहत है क्या कि रिलेटिव मोशन स्टार्ट ना हो, और रिलेटिव मोशन स्टार्ट ना हो तो कहेगा देखो बेटा साथ साथ चलो, क्या कहेगा, साथ साथ चलो। तो ये दोनों सरफेसेस, ये पैड हो गया और ये फोन हो गया, दोनों कैसे चले बच्चे, साथ साथ चलने लगे, ठीक है। तो फ्रिक्शन मोशन का अपोज नहीं करता, रिलेटिव मोशन का करता। इनफैक्ट जो हम चल पाते हैं, हम वॉक कर रहे होते हैं, तो हम क्यों वॉक कर पा रहे हैं, बिकॉज हम पे फ्रिक्शन फोर्स मिल रहा है। अब आप कहोगे सर जब हम वॉक करते हैं तो ये तो सरफेस है, ये अपनी सड़क है, फ्लोर है जिसपे हम वॉक कर रहे हैं, और ये हम लोग रहे, हम बढ़िया चल रहे हैं, तो हम चल रहे हैं तो हमारा तो रिलेटिव मोशन हो रहा है, यहाँ पे हियर मैन इज हैविंग relative motion with respect to floor और कांटेक्ट सरफेस क्या है मैन के लिए, फ्लोर। और आप कह रहे हो कि ये जो चल पा रहा है फ्रिक्शन की वजह से चल पा रहा है, और कहीं ना कहीं बच्चे हम लोग को ये मालूम भी है कि हाँ सच बात है, ये कोई भी इंसान तभी चल पाता है जब फ्रिक्शन होता है। कई बार क्या होता है, जिस फ्लोर पे कभी पानी गिर जाता है या ऑयल गिर जाता है, हम कहते हैं सरफेस स्लिपरी हो गई है, अब हम फिसल रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, क्यों, क्योंकि उस केस में सरफेस और आपके पैरों के बीच में फ्रिक्शन कम हो गया, अब उतना रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स नहीं मिल पाता, तो आप लोग नहीं चल पाते। मतलब यहाँ पे भी फ्रिक्शन की वजह से ही चल रहे हो, लेकिन यहाँ पे हमें ऐसा दिख रहा है, यहाँ पे हमें ऐसा देखता हुआ प्रतीत हो रहा है कि मैन इज हैविंग रिलेटिव मोशन विद रिस्पेक्ट टू कॉन्टेक्ट सरफेस।
यहाँ पे हमें ऐसा लग रहा है कि कॉन्टेक्ट सरफेस के रिलेटिव आदमी का मोशन, रिलेटिव मोशन हो रहा है, इस सरफेस के रिलेटिव ये आगे जा रहा है, मतलब रिलेटिव मोशन होता हुआ यहाँ पे हमें दिख रहा है। तो आपने तो कहा था कि फ्रिक्शन जो है अपोज करता है, इट एक्ट्स और देयर इज अ टेंडेंसी रिलेटिविटी सरफेसेस इन कांटेक्ट। मैं एक बात और लिखना भूल गया, फ्रिक्शन opposes, friction opposes relative motion or tendency of relative motion, रिलेटिव मोशन और टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। फ्रिक्शन क्या करता है, अपोज करता है रिलेटिव मोशन का या फिर टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन या उसकी टेंडेंसी का अपोज करता है। तो हमें तो अभी तो मैं ये कह रहा था कि भी रिलेटिव मोशन का अपोजिशन करता है फ्रिक्शन, लेकिन यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये आदमी इस फ्लोर के रिलेटिव आगे जा रहा है और आगे जा पा रहा है, इसके लिए मैं लिख सकता हूं इट कैन only move due to presence of friction, due to presence of friction। अगर फ्रिक्शन नहीं होती, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ये नहीं मूव कर पाता। अगर ये सरफेस स्मूथ होता, इफ सरफेस will be smooth, if surface will be smooth, then if surface will be smooth, then man won't be able to move, then man won't be able to move। ये आदमी चलने के लायक नहीं हो पाता, ये आदमी चल नहीं पाता, ये आदमी नहीं चल पाता अगर सरफेस स्मूथ होती। ये सिर्फ जो चल पा रहा है वो किस लिए चल पा रहा है, बिकॉज फ्रिक्शन है, ये एक रफ सरफेस है इसीलिए चल पा रहा है। और अभी मैंने कहा कि फ्रिक्शन की चाहत क्या होती है, फ्रिक्शन कैसा फोर्स होता है, फ्रिक्शन अपोज करता है रिलेटिव मोशन का। और यहां पे हमें दिख पा रहा है जब ये आदमी मूव किया तो आदमी का इस सरफेस के रिलेटिव मोशन हो रहा है आगे जाके। तो यहां क्या पंगा है बेटा, पंगा है डेफिनेशन में, रिलेटिव मोशन बिटवीन सरफेसेस। देखो इस लाइन को भी अंडरलाइन कराया था, बिटवीन सरफेसेस इन कांटेक्ट, बिटवीन सरफेसेस इन कांटेक्ट, जो कांटेक्ट सरफेस है उनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए, बाकी और किसी तरीके से रिलेटिव मोशन हो सकता है, बिटवीन कांटेक्ट सरफेसेस रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए। समझो, अब ये आदमी है, ये सरफेस पर चढ़ रहा है, ये इसकी दोनों टांगे, देखो जब तक ये टांग कांटेक्ट में ये नहीं घिस रही, ये ऐसे ऐसे नहीं घिस रही, ये ऐसे ही है। अब दूसरा पॉइंट टांग आई यहाँ पे, अब ये हवा में आ गई। अब देखो जो भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो क्या है, रेस्ट पे ही है, ये नहीं मूव कर रहा। अब दूसरी टांग आई, चूंकि मैनिक फ्लेक्स मतलब समझ रहे हो हमारे पास मसल्स हैं, बोन्स हैं, तो हम अपनी घुटने उठने मोड़ सकते हैं। और फिर हम जैसे यहाँ पहुंचे तो ये वाला कांटेक्ट आ गया और ये हवा में आ गया। जो भी कांटेक्ट में होगा वो मूव नहीं करेगा, जो भी पॉइंट कांटेक्ट में होगा वो नहीं मूव कर रहा अगर फ्लोर के रिलेटिव। देखो तो फिर अब दूसरा पॉइंट आया, अब तीसरा पॉइंट आया, अब चौथा पॉइंट आया। तो जो भी कांटेक्ट पॉइंट होता है जब आदमी चल रहा होगा तो देखो ये वाला पैर नहीं मूव कर रहा, ये वाला पॉइंट नहीं मूव कर रहा। अब ये यहाँ आएगा तो जैसे ही ये वाला पैर रखेगा ये वाला हवा में आ जाएगा, ये वाला हवा में आ जाएगा, फिर ये ऐसा आएगा। थोड़ी देर बाद की पिक्चर ऐसी होगी कि भाई ये वाला आदमी का ये वाला पैर जो है कांटेक्ट पे है और ये वाला हवा में है, ठीक है। तो ये वाला हवा में है, ये कांटेक्ट में है। अब ये जब तक कांटेक्ट में रहेगा फिर दूसरा वाला पैर इस तरह से आएगा। जो कांटेक्ट पॉइंट है उनके बीच में देखो वैसे मोशन हो सकता है बट कांटेक्ट पॉइंट के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं हो सकता, कांटेक्ट पॉइंट के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं हो सकता। कंफर्टेबल है। कई बार देखा होगा घर में छोटे छोटे से बच्चे होते हैं, 2-2 3-3 साल के, उनको आदत होती है पापा के जूते पहनेंगे। अब पापा के जूते होते हैं बहुत बड़े से, अब उनके पैर में आते नहीं है तो वो पैर में डाल लेंगे दोनों जूते में और घिस घिस के चलेंगे, खिसर 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 आवाज आती। उस वक्त
फ्रिक्शन जरूर अपोज कर रहा होता है उसके मोशन का, उस वक्त काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होता है, फ्रिक्शन जरूर अपोज कर रहा होता है। लेकिन ये सारे मोशन जिसमें हम चल पा रहे हैं, इसमें क्या होता है बच्चे, फ्रिक्शन सपोर्ट, फ्रिक्शन की वजह से ही हमारा मोशन होता है, और कोई भी रिलेटिव मोशन होता नहीं है। हियर मैन इज हैविंग रिलेटिव मोशन, बट द कॉन्टैक्ट of man feet with floor is not having any relative motion, any relative motion। जो कांटेक्ट है आदमी का, जो पैरों का कांटेक्ट आ रहा है सर फ्लोर से, उसका उस पॉइंट का कोई भी रिलेटिव मोशन फ्लोर के साथ नहीं हो रहा, उस पॉइंट का कोई भी रिलेटिव मोशन फ्लोर के साथ नहीं हो रहा। ये सबसे अच्छी और सुंदर बात है। क्या चीज, जो भी पॉइंट कांटेक्ट में आ रहा है उसका कोई भी रिलेटिव मोशन फ्लोर के साथ नहीं हो पा रहा, नहीं हो पा रहा। समझ में आया, जब हम वॉक करते हैं तो फ्रिक्शन हमारे मोशन का सपोर्ट ही करता है। इवन मोस्ट ऑफ द मोशन हम जब देखते हैं वो फ्रिक्शन की वजह से ही पॉसिबल है। फ्रिक्शन मोशन का अपोज नहीं करता, किसका करता है, रिलेटिव मोशन का करता है। किसका करता है, रिलेटिव मोशन। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मैं लिख देता हूं, जितनी बातें मैंने समझाई इसको लिख देता हूं अच्छे से। फ्रिक्शन do not opposes the motion। friction opposes the relative motion between surfaces इन कांटेक्ट। इन्हें पूरी बॉडी से मतलब नहीं है, बस जो कांटेक्ट सरफेस, जो इन दो पॉइंट का कांटेक्ट हो रहा है वो आपस में स्लिप ना करें, उनके बीच में आपस में रिलेटिव मोशन ना हो, बिटवीन सरफेसेस इन कांटेक्ट। ये फ्रिक्शन की चाहत है। कंफर्टेबल है, ये दो पॉइंट बता दिया। तीसरी बात, इवन मोस्ट ऑफ द मोशन is possible only because of friction। फ्रिक्शन है, इसी वजह से मोस्ट ऑफ द मोशन पॉसिबल हो पा रहा है। जो भी हम डे टू लाइफ में मोशन देखते हैं, चाहे वो गाड़ियां चल रही हो, कभी कभी देखा होगा गाड़ी का टायर कीचड़ में फंस जाता है, फिर आप एक्सीलेटर देते रहो, वो गुर्र 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 घूमता रहता है, कीचड़ कीचड़ उछालता रहता है, बट आगे नहीं जाती गाड़ी, बिकॉज कीचड़ में जाने से फ्रिक्शन कम पड़ जाता है, और फ्रिक्शन कम पड़ जाता है तो गाड़ी आगे नहीं जाती है। बढ़िया सड़क होती है, बढ़िया टायर होता है, तो बिल्कुल बढ़िया फ्रिक्शन मिलता है और गाड़ी बहुत अच्छे से आगे जा रही होती है, बिकॉज फ्रिक्शन सफिशिएंट मिल रहा है। मतलब मोस्ट ऑफ द जो मोशन हम देख रहे हैं डे टू लाइफ में, फ्रिक्शन की वजह से ही पॉसिबल है। लेकिन फ्रिक्शन की चाहत क्या है, रिलेटिव मोशन, मोशन का अपोजिशन का इसका कोई औचित्य नहीं है। रिलेटिव मोशन बिटवीन सरफेसेस इन कांटेक्ट, जो भी दो सरफेस कांटेक्ट में है वो आपस में घिसे ना, दोनों साथ साथ जाए, हम साथ साथ हैं। मेरी बात आ रही है समझ में, ये इस तरीके का मोशन ना हो, आपस में घिसे ना, आपस में साथ साथ जाए, हम साथ साथ हैं। क्या चीज, फ्रिक्शन क्या कहता है, हम साथ साथ है, जहां जाएंगे साथ जाएंगे, जो भी सरफेसेस कांटेक्ट में है उनके बीच में रिलेटिव मोशन ना हो, ये एक फ्रिक्शन की बहुत बेसिक सी चाहत है। कंफर्टेबल है। चौथी पॉइंट एक और इंपॉर्टेंट, इट ऑलवेज एक्ट्स पैरेलल टू द surfaces in contact। जो डायरेक्शन होगी हमेशा क्या होगी, पैरेलल टू द surfaces in contact and such that it will oppose, it will, देखो पैरेलल टू द surface होगी और कैसी होगी, it will oppose the relative motion or tendency of relative
मोशन और टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। क्या करेंगे? इट विल अपोज द रिलेटिव मोशन और टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। इतना कंफर्टेबल है? इतना कंफर्टेबल है? आगे बढ़ा जाए, चलिए। ये तो फ्रिक्शन की हमने 2 1 3 पन्ने की कहानी लिख दी। आगे बढ़ते हैं फ्रिक्शन में, ठीक है। ये तुमने बहुत फ्रिक्शन के बेसिक बता दिया, क्या कि भाई मोशन का अपोज नहीं करता, रिलेटिव मोशन का करता है। कैसा लगता है? पैरेलल टू द सरफेस लगता है। चाहत ये रहती है कि कांटेक्ट सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन ना हो, या फिर अगर कोई टेंडेंसी डेवलप भी हो रही है रिलेटिव मोशन का तो उसका अपोजिशन हो। अब अगला हेडिंग जो अपने पास आती है पढ़ने को, पॉइंट आता है, वो आता है टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। रीजन रीजन और कॉज ऑफ फ्रिक्शन नाम से भी एक टॉपिक है जो पढ़ाया जाता है, बट मैं नहीं पढ़ाता। बिकॉज देखो बेटा, वो जो बात है कि भाई कॉज ऑफ फ्रिक्शन दैट इज कंप्लीटली अ थ्योरी, नॉट प्रूवन वन। उसका कोई प्रूफ नहीं है। प्रूफ नहीं है दैट मीन्स वो एक जस्ट थ्योरी है, उस पर कोई लॉ नहीं है। और कभी भी थ्योरी पे फिजिक्स में क्वेश्चन नहीं बनाए जाते। किसी भी स्पेकुलेशन पे, थ्योरी पे कि ऐसा ऐसा हुआ होगा या होता होगा, ऐसा ऐसा हुआ होगा या होता होगा, इस तरीके की जब बातें आ जाती है तो फिजिक्स में इस कंसेप्ट पे, इस तरीके की बातों को लेके क्वेश्चंस नहीं बनाए जाते। इस तरीके के पे क्वेश्चन नहीं बनाए जाते जब तक कोई चीज प्रूवन नहीं है, लॉ नहीं, मतलब प्रूवन नहीं है, एक फंडामेंटल स्टेटमेंट नहीं है, तब तक हम उस पर कोई क्वेश्चन नहीं बनाते। तो कॉज ऑफ फ्रिक्शन जिसमें इस वो होता है, इंटरलॉकिंग थ्योरी होती है और इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन थ्योरी होती है। ये दोनों थ्योरीज हैं, एग्जाम में आज तक ना आई हैं ना कभी आएंगे। तो अपन सीधे मुद्दे की बात पे चलते हैं जहां से सिलेबस में क्वेश्चन अपने पास आ सकते हैं। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। तो बेटा दो तरीके के हम फ्रिक्शन के बारे में पढ़ते हैं। एक स्टैटिक फ्रिक्शन होता है और दूसरा काइनेटिक फ्रिक्शन होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को लिखते हैं म्यू एस, म्यू के। और बेटा म्यू एस इज ग्रेटर देन म्यू के। ये एक ऑब्जर्व्ड फैक्ट है, ऑब्जर्व्ड फैक्ट है। म्यू एस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू म्यू के। अब बोलो सर इसका रीजन वाई? इसका भी कई लोग कुछ रीजन देते हैं, बट मैं कोई एक्सप्लेनेशन करना जरूरी नहीं सोचता, बिकॉज अगेन दैट एक्सप्लेनेशन इज बेस्ड ऑन द थ्योरीज, नॉट ऑन द प्रूवन एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स। तो थ्योरीज है तो उस पे अब ये देखो एक ऑब्जर्व्ड है, कई सारे सेट्स लिए गए, कई सारे मटेरियल लिए, कई सारे सरफेस ली गई और देखा गया हर केस के लिए म्यू इज ग्रेटर देन म्यू के आ रहा है। ये एक ऑब्जर्वेशन है जस्ट, इसका कोई बहुत भयंकर लॉजिक है नहीं। लॉजिक देने को दे सकता हूं मैं भी, बट उसका कोई मतलब नहीं है। वो एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाएगा व्हाई म्यू इज ग्रेटर देन म्यू के, बिकॉज दैट is based on just on that explanation is based just on the theory, और थ्योरी पे कभी सवाल नहीं बनाए जाते। ठीक है, तो ऑब्जर्व फैक्ट है कि जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन से ज्यादा होता है। सीधे मुद्दे की बात करते हैं। अब स्टैटिक फ्रिक्शन कब लगेगा? एक्स व्हेन द कांटेक्ट surfaces do not have any relative motion। कोई भी रिलेटिव मोशन अगर नहीं हो रहा होगा तो, बट देयर इज टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन कब लगेगा? एक्स when there is relative motion between surfaces in contact। कांटेक्ट सरफेसेस के बीच में अगर रिलेटिव मोशन होगा तो फ्रिक्शन कैसा होगा? काइनेटिक।
कांटेक्ट सरफेस के बीच में अगर रिलेटिव मोशन होगा तो फ्रिक्शन कैसा होगा? काइनेटिक। कांटेक्ट सरफेस के बीच में अगर रिलेटिव मोशन नहीं होगा तो फ्रिक्शन कैसा होगा? स्टैटिक। फ्रिक्शन कैसा होगा? स्टैटिक। जब कांटेक्ट सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं है लेकिन रिलेटिव मोशन होने की चांसेस है, टेंडेंसी है, चाहत है कि कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है कि रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो सकता है, हो सकने के केस में स्टैटिक लगेगा और अगर हो रहा है तो काइनेटिक लगेगा। काइनेटिक बहुत सीधा साधा भोला भाला फोर्स होता है, बहुत सिंपल सा होता है, अभी पढ़ेंगे 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। स्टैटिक ये थोड़ा चालू है, होशियार है, इसको थोड़ा ध्यान से डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो पहले बच्चे हम स्टैटिक फ्रिक्शन से शुरू करते हैं, फिर काइनेटिक फ्रिक्शन पे, और कई ढेर सारे क्वेश्चंस कर लेंगे फ्रिक्शन पे बेस्ड, और उससे हमारे एग्जाम क्लियर हो जाएगा। हम फिर फ्रिक्शन पे आने वाले कोई भी सवाल को बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। जस्ट एक फ्रिक्शन एक फोर्स है, उस फोर्स को ड्रॉ करना सीख गए तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन तो हमें अप्लाई करना आता ही है बच्चा लोग। कैसा बच्चा लोग? सभी लोग बढ़िया, अभी तक बिल्कुल कंफर्टेबल समझ रहा है? फ्रिक्शन के बारे में जो चीजें बताई, देखो तुम्हारे बहुत शानदार से नोट्स तैयार हो रहे हैं फ्रिक्शन के, तो बढ़िया है बच्चे सब लोग। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन पे आगे बढ़े और स्टैटिक फ्रिक्शन पे अपन बात करते हैं। तो देखो बेटा, स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करते हैं। अगर मैं स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए बच्चे कुछ बोलूं, ठीक है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है बच्चे? स्टैटिक फ्रिक्शन क्या लगता है? इट एक्ट्स, मैं सारे कुछ पॉइंट्स अंग्रेजी में लिख रहा हूं, तुम्हें समझ में नहीं आएंगे, लेकिन इस पूरे को बहुत शुद्ध देसी भाषा में समझा दूंगा अभी। इट एक्ट्स व्हेन देयर इज when there is tendency of relative motion। कब लगता है? when there is tendency of relative motion। टेंडेंसी मतलब समझ रहे हो? नहीं रहा है लेकिन हो सकता है, होने की थोड़ी थोड़ी गुंजाइश है, कोई ना कोई है जो रिलेटिव मोशन स्टार्ट करना चाह रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक रफ सरफेस है, कैसी है? रफ। इसका म्यू कुछ दे रखा है, ये रफ है। अब हमने क्या किया बेटा, यहां पे एक ब्लॉक रख दिया कंफर्टेबल है, ये ब्लॉक मूव नहीं कर रहा, इसकी वेलोसिटी क्या है? 0। लेकिन इस पे हम कुछ एक फोर्स लगा रहे हैं, ये फोर्स लगा रहे हैं लेकिन ये ब्लॉक मूव नहीं कर रहा। या फिर ये सोचो आपका घर है, दिवाली की सफाइयां चल रही हैं अभी, ये क्या है, आपके घर में एक वार्डरोब या अलमीरा है, अलमीरा, अलमीरा समझते हैं? ठीक है, तो आपसे आपके घर वाले, आपकी मम्मी ने बोला कि बेटा इसको जरा खिसका देना, आपने कुछ एक फोर्स लगाया ऐसे करके और वो हिला भी नहीं। तो आपने कहा भाई फोर्स लगाया तो एक्सेलेरेशन तो होना चाहिए था, बट ये मूव ही नहीं किया। दैट मीन्स एट द सेम टाइम जितना फोर्स आपने इस डायरेक्शन में लगाया, एग्जैक्टली उसी अमाउंट का, सेम अमाउंट का फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में मिलना चाहिए। इस फोर्स को ही अपन फ्रिक्शन कहते हैं। जब भी मोशन, रिलेटिव मोशन हो तो नहीं रहा लेकिन टेंडेंसी, मतलब देखो इस फोर्स की चाहत तो है कि इसको मूव करा दे, बट फ्रिक्शन की मौजूदगी की वजह से, फ्रिक्शन की प्रेजेंस की वजह से ये इसको मूव नहीं करा पा रहा। तो इट एक्ट्स व्हेन देयर इज अ टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। क्या चीज बच्चे? देयर इज टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन, मोशन हो तो नहीं रहा लेकिन मोशन को शुरू कराने की किसी की टेंडेंसी है। दूसरी बात, इट इज ऑफ सेल्फ एडजस्टिंग नेचर। कैसा नेचर होता है बेटा इसका? सेल्फ एडजस्टिंग नेचर, अपनी वैल्यू को खुद बदल सकता है। मान लो तुमने फोर्स 10 न्यूटन लगाया तब भी नहीं मूव किया, तो तुरंत इसने वैल्यू 10 न्यूटन दे दी, तभी तो नहीं मूव। तुमने थोड़ा बढ़ा दिया फोर्स, 20 न्यूटन कर दिया, इसने जैसे ही तुमने बढ़ाया इसने भी अपना फोर्स बढ़ा दिया, 20 न्यूटन कर लिया। मतलब अपनी वैल्यू को एडजस्ट कर सकता है, और एडजस्ट करने की चाहत क्या होगी? इसकी जो चाहत होगी, चाहत होगी, जो चाहत होगी, जो इसका ओ माई गॉड ट्रू लव होगा, ओ माई गॉड ट्रू लव होगा,
वो ये होगा कि स्लिपिंग स्टार्ट ना हो, रिलेटिव मोशन स्टार्ट ना हो, रिलेटिव मोशन डू नॉट स्टॉप, डू नॉट स्टार्ट। ये दोनों कॉन्टैक्ट सरफेस हमेशा इसी तरह एक ही साथ रहें, एक ही साथ रहें, इनके बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन ना हो, इनके बीच में कोई भी क्या कहते हैं ये आपस से हमेशा इसी तरह से क्या कहते हैं बने रहें, इनके बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन ना हो, ये एक दूसरे से दूर ना हो। तो बस इस जो रिलेटिव जो स्टैटिक फ्रिक्शन है इसकी चाहत या फिर ओ माय गॉड ट्रू लव जो है इनका, वो ये है कि रिलेटिव मोशन डू नॉट स्टार्ट, जो भी को कॉन्टैक्ट सरफेस है उनके बीच में रिलेटिव मोशन स्टार्ट ना हो। तो जैसे तुमने 10 लगाया इसने 10 दे दिया, 20 लगाया 20 दे दिया। तो इसका नेचर कैसा होता है, सेल्फ एडजस्टिंग, अपनी वैल्यू को खुद से ही एडजस्ट कर लेता है, चेंज कर लेता है, ताकि 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 कोई भी रिलेटिव मोशन स्टार्ट ना हो। कंफर्टेबल है? अगली पॉइंट समझिएगा, इट हैज लिमिटिंग नेचर। लिमिटिंग नेचर मतलब इसकी एक मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो एफ एस मैक्स स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है म्यू एस कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल। यहां लिख दे रहा एफ एस मैक्स इज इक्वल टू म्यू एस इनटू नॉर्मल। कोफिशिएंट इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन पॉसिबल है उसकी वैल्यू आती है, उसकी वैल्यू आती है म्यू एस इंटू एन। कंफर्टेबल है बच्चा लोग? It has a limiting nature, it is self-adjusting in nature, और it acts when there is a tendency of relative motion. Relative motion होने की टेंडेंसी या चाहत से कुछ अगर डेवलप हो रही है तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? चलो इस जो मैंने बातें बड़ी बड़ी लिखी इसको मैं शॉर्ट ट्रिक या फन ट्रिक बताता हूं। फन ट्रिक to understand the static friction। स्टैटिक फ्रिक्शन को समझने के लिए एक फन ट्रिक जिससे आप कभी भी नहीं समझेंगे, और ये एक सीक्रेट कोड है स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए। जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है ना बेटा आपका, इसके पास एक टेक्नोलॉजी होती है, जैसे 3G टेक्नोलॉजी होती है वैसे ही इसके पास क्या होता है 3J टेक्नोलॉजी। क्या होती है, जैसे 3J होता है वैसे स्टैटिक फ्रिक्शन कैसे नेचर का होता है 3J। ये 1J एक J, ये दूसरा J, और ये तीसरा J। इसको बोलते हैं जब। ये वाला J जितना और ये वाला जिधर। बहुत मोहब्बत के साथ देखना बेटा, बहुत मोहब्बत के साथ देखना, बड़ा मजा आने वाला है। जब मतलब टाइम, जितना मतलब अमाउंट, और जिधर मतलब डायरेक्शन। शायद ये उर्दू के वर्ड है, आप सभी को इनका मतलब पता हो। जब जितना जिधर, टाइम अमाउंट डायरेक्शन। जब जितना जिधर, टाइम अमाउंट डायरेक्शन। जब जितना जिधर 3J नेचर का होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन कैसा होता है बच्चा, 3J नेचर का होता है। अगर किसी को समझना है कि सर ये 3J का मतलब क्या है, तो समझ लो बेटा दिवाली चली रही है, दिवाली की सफाई चल रही है, ये आपकी अलमीरा है, वार्डरोब्स है घर में। तो आपसे बोला मम्मी ने कि भाई नए पेज पे सीखते हैं। मम्मी ने ये नहीं बोला कि नए पेज पे सीखते हैं, ये तो मैं बोल रहा हूँ। तो देखो बेटा, मैं कई ढेर सारी सिचुएशन के करस्पॉन्डिंग अलमीरा बना देता हूँ। टिनिंग। हाँ। समझना बच्चा लोग, ये आपके घर की अलमीरा है सिचुएशन 1 में। सिचुएशन 2 में यही अलमीरा है आपके घर की। सिचुएशन 3 में भी यही अलमीरा है। सिचुएशन 4 में भी यही अलमीरा है, और सिचुएशन 5 में भी यही अलमीरा है। ठीक है, अब समझना बेटा, ये अलमीरा थी जिसका मास था बेटा 100
kg, और जिस फ्लोर पे रखी है उसका कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है 0.6 और काइनेटिक फ्रिक्शन है 0.5। अब अगर मैं तुमसे बोल देता स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू बताओ, तो मैक्सिमम वैल्यू तो सब लोग कह दोगे म्यू एस इंटू नॉर्मल हो जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कितना है 0.6, नॉर्मल कितना हो गया 1000। अरे नॉर्मल 1000 कैसे बेटा, नॉर्मल ऊपर लगेगा और इसका खुद का mg नीचे लगेगा, ये इसका खुद का mg नीचे लगेगा। क्या mg की वैल्यू 1000 न्यूटन होगी और क्या नॉर्मल ही इसको बैलेंस कर रहा होगा, तो नॉर्मल की वैल्यू 1000। तो एफएस मैक्स जो लग सकता था, मैक्सिमम फ्रिक्शन जो लग सकता है वो 600 न्यूटन का लग सकता है। लेकिन अब यहाँ पे आप खड़े हो, ठीक है, अलमीरा भी खड़ी है, आपसे पूछा जाए फ्रिक्शन कितना लगेगा। अगर आप सिर्फ खड़े हो, आप कोई फोर्स ही नहीं लगा रहे, तो क्या कोई टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन है? क्या कोई टेंडेंसी ऑफ रेट, क्या ये अलमीरा खुद बिना फोर्स लगाए, तुम खड़े हो और अलमीरा अपने आप चलने लगी, मम्मी ने बोला अलमीरा सरका दो, तुमने कहा अलमीरा भाई सरक जाना जरा, तो अलमीरा अच्छा ठीक है भैया सरक रहा है, वो खुद चल दी। क्या कभी ऐसा होगा? नहीं होगा, क्योंकि तुमने कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया, तुमने कोई टेंडेंसी डेवलप नहीं करी। तो इस केस में इस पे फ्रिक्शन कितना होगा बच्चे? जीरो, कोई फ्रिक्शन नहीं। लेकिन अब थोड़ी देर बाद तुम्हें समझ में आया कि ये बात से तो समझेगा नहीं, इसको हमें थोड़ा फोर्स लगाना पड़ेगा। तुम आए और तुमने अपने हाथ से ताकत लगाया 50 न्यूटन का इस डायरेक्शन में, तो देखो बेटा 50 न्यूटन का तुमने फोर्स लगाया, इसकी चाहत क्या है कि कोई भी रिलेटिव, इस अलमीरा की चाहत क्या है कि कोई भी रिलेटिव मोशन स्टार्ट ना हो, कोई भी रिलेटिव मोशन बिटवीन सरफेसेस इन कांटेक्ट स्टार्ट ना हो। तो ये 600 का मैक्सिमम लग सकता था, तो क्या 600 लग जाएगा? नहीं, इसकी सिर्फ चाहत इतनी सी है कि रिलेटिव मोशन स्टार्ट ना हो, और स्टार्ट ना होने देने के लिए फ्रिक्शन कितना चाहिए? एक तो तुमने 50 इधर लगाया तो इसके एग्जैक्टली अपोजिट चाहिए, और कितना चाहिए? 50 लगाया तो 50 ही चाहिए। तो इस केस में जो फ्रिक्शन होगा उसकी वैल्यू 50 होगी। अगर फ्रिक्शन 600 या 51 भी लग जाता तो फोर्स इम्बैलेंस हो जाते, इधर 50 लग रहा होता, इधर 50 लग रहा होता, और इधर अगर 50 के अलावा कोई भी फोर्स 49 भी लग रहा होता, तो नेट फोर्स इधर होता, बॉडी इधर चली जाती, बॉडी इधर चली जाती, इधर चली जाती। मेरी बात आ रही है समझ में बेटा? अगर बेटा ये 50 होता, ये 49 होता, तो बॉडी आगे जाने लगती। अगर ये 50 होता, ये 51 भी हो जाता, तो बॉडी पीछे, तुम धक्का आगे लगा रहे हो और अलमीरा पीछे आ रही तुम्हारी तरफ, बेटा छुआ कैसे मेरे को? तो रिलेटिव मोशन स्टार्ट ना हो, इसकी कंडीशन क्या है? जितना तुमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया एग्जैक्टली सेम अमाउंट का फ्रिक्शन। तो तुमने फ्रिक्शन इधर लगाया तो फ्रिक्शन इधर मिला। तब देखो, जब अभी नहीं चाहिए था फ्रिक्शन नहीं मिला, कोई फोर्स नहीं लग रहा एक्सटर्नली, तो फ्रिक्शन भी नहीं मिल रहा। तो टाइम समझ में आ रहा है, जब तुमने कांटेक्ट नहीं मेंटेन किया तो फ्रिक्शन नहीं लग रहा। तुमने जैसे ही फोर्स लगाया तुरंत मिला, तुरंत। ऐसा नहीं कि तुमने अभी फोर्स लगाया, इसने कहा अच्छा थोड़ा आराम कर लेते, थोड़ी देर बाद लगेंगे हम फ्रिक्शन है हम तो। जैसे ही तुमने टच किया वैसे ही फ्रिक्शन आया इंस्टेंटली, दोनों साथ साथ। वरना क्या होता, तुम फोर्स लगाते, अगर थोड़ी देर बाद फ्रिक्शन आया होता तो अलमीरा थोड़ी घिसक जाती, फिर खड़ी हो जाती, फिर नहीं मूव करती। तुमने जैसे ही फोर्स लगाया वैसे ही फ्रिक्शन आ गया और बॉडी बिल्कुल भी मूव नहीं करी। तो 50 न्यूटन का फोर्स लगाया, जब तुमने जब तुमने फोर्स लगाया तभी फ्रिक्शन आया, नहीं लगा रहे थे फ्रिक्शन नहीं आ रहा था, जब तुमने लगाया तब आ गया। जितना तुमने 50 लगाया 50 आ गया। जिधर जिधर मतलब डायरेक्शन, तुम इधर फोर्स लगा रहे हो तो इसको ये मूव ना करे, ये ब्लॉक। बस टेंडेंसी, चाहत क्या है स्टैटिक फ्रिक्शन की? चाहत क्या है, ट्रू लव वाली चाहत क्या है कि रिलेटिव मोशन डू नॉट स्टार्ट। तो रिलेटिव मोशन स्टार्ट ना हो, इसके लिए अगर तुमने फोर्स इधर लगाया तो उसके एग्जैक्टली अपोजिट है। इस फोर्स को कैंसिल करने के लिए, एक्सटर्नल फोर्स को कैंसिल करने के लिए फ्रिक्शन चाहिए, तो एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में पहुंचा। अब तुमने कहा भाई साइड चेंज हो सकता है, इधर से नहीं हिलना मेरे से, इधर से हम कुछ उखाड़ लें। तुमने ताकत लगा दी 200 न्यूटन इस डायरेक्शन में। अब देखो, जैसे ही तुमने 200 की इधर डायरेक्शन में ताकत लगाई, फ्रिक्शन तुरंत आया होगा। जैसे ही तुमने 200 लगाया, ये 200 सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर, समझ रहे हो, अपनी वैल्यू सेल्फ एडजस्ट कर लेता है। शॉर्टकट से देखो,
जब जितना जिधर तुमने अब जैसे 200 इधर लगाया तो 200 को रोकने के लिए कितना अमाउंट चाहिए, 200 ही चाहिए, तो उतना मिल गया। कब चाहिए, जब तुमने 200 का लगाया, जब तुमने 200 इधर लगाया तभी एट द सेम टाइम 200 अमाउंट का फोर्स के अपोजिट मिला, जिधर डायरेक्शन। तुम अगर बेटा फोर्स इधर लगा रहे हो तो इसको रोकने के लिए फ्रिक्शन किधर चाहिए बच्चे, इसके एग्जैक्टली अपोजिट। एक्सटर्नल फोर्स इधर है तो रिलेटिव मोशन ना स्टार्ट हो इसके लिए इसके एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन चाहिए था, तुरंत उसके अपोजिट मिल जाएगा। क्लियर है। अब तुमने कहा यार ये तो मूवी नहीं कर रहा, अब तो ईगो पे ले लिया तुमने। अब कहा तुमने वापस से तुमने साइड चेंज करी, तुमने कहा इसकी ऐसी की तैसी, बिल्कुल तुम लेट ही गए, ई करके तुमने ताकत लगाई पूरी जान से, और तुमने पूरी जान लगा दी और 500 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। तुमने 500 न्यूटन लगाया तब भी फ्रिक्शन तो 600 एफएस मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन कितना हो सकता था, 600। जब 500 क्या तुमने 600 लगा दिया, तुमने 600 भी लगा दिया तो फ्रिक्शन तुरंत जितना मैक्सिमम मिल सकता था 600 लगाया, 600 पे लगाने पे 600 मिल जाएगा और ये बॉडी मूव नहीं करेगी। फिर तुमने बोला जय श्री राम और हनुमान जी की ताकतों को और बढ़ाया अपनी तरफ, और तुमने पूरी ताकत बढ़ाने के बाद इधर की तरफ फोर्स लगा दिया 600.001। अब हनुमान जी इससे ज्यादा तुम्हें थोड़े ना, तुम जैसे पापियों को इससे ज्यादा ताकत थोड़े देंगे, वो तो देंगे कि भाई देखो हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो तुम्हें थोड़ा फोर्स और दे दिया, 0.001 इतना न्यूटन का फोर्स और दे दिया। अब जैसे ही तुमने ये फोर्स दिया, जैसे ही तुमने फोर्स इसकी लिमिटिंग वैल्यू को एक्सीड किया, अब ये फ्रिक्शन इतना नहीं मिल सकता। फ्रिक्शन जो मैक्सिमम मिल सकता था वो 600 ही मिल सकता था। तुमने 600 लगाया, 600 तक रोका, लेकिन जैसे ही तुमने 600 से फोर्स वैल्यू बढ़ाई, अब फ्रिक्शन क्या होगा बच्चे, अब क्या होगा, जैसे ही तुमने फोर्स बढ़ा दिया अब फ्रिक्शन जो होगा वो कैसा होगा बच्चे, काइनेटिक। काइनेटिक कितना लगेगा ये बाद में बात करेंगे, लेकिन क्या होगा, फ्रिक्शन काइनेटिक होगा, बॉडी विल मूव, बॉडी विल मूव, बॉडी मूव कर जाएगी और इस पॉइंट के बाद फ्रिक्शन काइनेटिक हो जाएगा। तो जब जितना जिधर समझ में आया, तुमने 50 इधर चाहिए था 50 मिल गया, तुम्हें 200 तुमने इधर लगाया तो 200 अपोजिट मिल गया, तुमने 600 इधर लगाया तो 600 इधर मिल गया। अब तुमने अगर लिमिटिंग उसकी जो औकात थी फ्रिक्शन की, फ्रिक्शन की चाहत तो है कि रिलेटिव मोशन स्टार्ट ना हो, लेकिन चाहत होने से क्या होता है बेटा, अपनी औकात भी तो होनी चाहिए उतनी। तो फ्रिक्शन की जितनी औकात थी उतनी औकात तक, औकात से मतलब अपनी लिमिटिंग वैल्यू तक उसने रोका। उससे जब बड़ा फोर्स लगा दिया तो वो नहीं रोक पाया, बॉडी मूव कर गई, और उसके बाद उस पॉइंट के बाद जो फ्रिक्शन लगेगा उसको क्या कहेंगे, काइनेटिक फ्रिक्शन कहेंगे। उसको क्या कहेंगे दोस्तों, काइनेटिक फ्रिक्शन कहेंगे। कंफर्टेबल है, कंफर्टेबल है दोस्त लोग, कंफर्टेबल है, बहुत बढ़िया से, एक नंबर, आगे बढ़ जाएं। चलिए कुछ एक क्वेश्चंस कराता हूं मैं आप लोगों को। ये एक ब्लॉक है 10 kg का, म्यू स्टैटिक 0.5 दे रखा है, फ्रिक्शन बताइए। फ्रिक्शन बताइए कितना लगेगा, म्यू एस इंटू एन। नॉर्मल कितना हो जाएगा बेटा, नॉर्मल इधर लगेगा, एम जी इधर लगेगा कितना 100 न्यूटन का, तो नॉर्मल 100 हो जाएगा, तो 0.5 इंटू 100। क्या फ्रिक्शन की वैल्यू 50 न्यूटन लगेगी, सभी लोग सहमत हैं, ऑप्शन ए, या फिर ऑप्शन बी फ्रिक्शन की वैल्यू 0। दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट, दिस इज राइट। देखो कोई टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन है ही नहीं, कोई मूव कराने कोई नहीं है, तो फ्रिक्शन क्यों लगेगा, फ्रिक्शन इस केस में क्या होगा बच्चे, 0। सेकंड केस की बात करते हैं। ये बेटा 10 kg का ब्लॉक है, अगेन स्टैटिक फ्रिक्शन 0.5 है, अगेन बच्चे हम इस पे फोर्स लगा रहे हैं, F इज इक्वल टू 20 न्यूटन। फ्रिक्शन कितना लगेगा, फ्रिक्शन कितना लगेगा, ए पॉइंट
फ्रिक्शन की वैल्यू देखो, एफ एस मैक्स जो आएगा वो तो अभी निकाला, एफ एस मैक्स जो निकाला वो म्यू एस इंटू नॉर्मल, म्यू एस कितना है 0.5, नॉर्मल कितना है इस केस में 100, कितना 50 न्यूटन का मैक्सिमम लग सकता है, तो फ्रिक्शन की वैल्यू 50 आएगी। बी पार्ट फ्रिक्शन की वैल्यू 0 आएगी। सी पार्ट फ्रिक्शन की वैल्यू 20 न्यूटन आएगी। एंड डी पार्ट फ्रिक्शन की वैल्यू नन ऑफ द अबव, नोटा। मैक्सिमम 50 न्यूटन का लग सकता है, फ्रिक्शन जो मैक्सिमम मिल सकता है वो कितना मिल सकता है 50 न्यूटन का। रिलेटिव मोशन स्टार्ट ना हो इसके लिए कितना चाहिए, 20 चाहिए। जब जितना जिधर तुमने 20 चाहिए लगाया तो 20 चाहिए रिलेटिव मोशन का, तुमने एक्सटर्नली 20 न्यूटन का फोर्स लगाया तो इसको रोके रखने के लिए कितना चाहिए, 20 ही चाहिए। क्या 50 मैक्सिमम, इसकी औकात 50 तक देने की है तो क्या 20 दे देगा, बिल्कुल दे देगा। तो फ्रिक्शन इस केस में कितना जाएगा 20, कितना जाएगा 20। ये कुछ बहुत बेसिक से क्वेश्चन है जो आपको समझ में आने चाहिए, अच्छे से करना आना चाहिए। कंफर्टेबल है? आगे बढ़ जाए, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस सरफेस का म्यू एस बेटा 0.6 है, ये ब्लॉक है, इसका मास 5 kg है। आपसे पूछा है कि यहां पे फोर्स कितना लगाएं, एफ मिनिमम, एफ मिनिमम सच दैट, एफ मिनिमम सच दैट block do not move, block do not fall down, do not move नहीं do not fall down। क्या बच्चे, ये एक वर्टिकल वॉल है, वर्टिकल जो घरों की दीवारें होती है जिसपे पेंटिंग टीवी टांगते हैं, ये एक वर्टिकल वॉल है, ये मूव ना करे। ये जो ब्लॉक है इस वॉल के रिलेटिव मूव ना करे, वर्टिकल वॉल है। तो देखो बेटा इस पे एक तो mg लग रहा होगा, तो f की वैल्यू क्या हो ताकि ये मूव ना करे, जल्दी से निकाल। सॉल्व करिए बच्चा लोग। देखा जाए तो देखो बेटा, हम अगर इसकी एफबीडी कंप्लीट करें, फ्रिक्शन का फोर्स अगर ये नीचे नहीं गिर रहा, mg नीचे लग रहा है और फिर भी नीचे नहीं गिर रहा, मतलब पैरेलल टू द सरफेस एक ऊपर की तरफ फोर्स चाहिए। पैरेलल टू द सरफेस एक बात फोर्स फ्रिक्शन ही लग सकता है या मिल सकता है। एक नॉर्मल मिलेगा इस वॉल से अपोजिट डायरेक्शन में, हमें दिख रहा है एक्स में कोई भी एक्सेशन नहीं, ये बॉडी ना इधर जा रही है ना इधर जा रही है, तो एक्स में दोनों का मोशन क्या इसका हो रहा है, कैंसिल, मतलब समीशन एफ एक्स क्या होगा, 0 होगा। एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या हो रहा है, 0। तो एफ इस डायरेक्शन में इसलिए पॉजिटिव, ये इस डायरेक्शन में इसलिए नेगेटिव, एफ माइनस एन इज इक्वल टू नॉट 0। तो एफ की वैल्यू किसके बराबर आ गई, एन के बराबर आ गई। पहली इक्वेशन तो ये कि भाई जितना फोर्स लगाएंगे उतना नॉर्मल मिलेगा। दूसरी बात, अगर एफ मिनिमम है, मिनिमम फोर्स लगा के अगर हमें इसको रोकना है तो एफ उस केस में मिनिमम वाला, मतलब लिमिटिंग केस की बात करें, लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होगा वो एफ एस मैक्स होगा। ये एफ एस मैक्स क्या बटे एग्जैक्टली इस mg को अगर बैलेंस कर गया, ऊपर वाला फोर्स, ये एफ एस मैक्स ऊपर वाला फोर्स इस mg को नीचे वाले फोर्स को एग्जैक्ट बैलेंस कर लेगा, तभी तो ये फॉल डाउन नहीं करेगा।
एफ एस मैक्स कितना होगा, म्यू एस इंटू नॉर्मल। ये किसके बराबर होना चाहिए, एम जी के बराबर होना चाहिए। म्यू एस इंटू नॉर्मल किसके बराबर आया है, एफ के बराबर आया। ये किसके बराबर चाहिए, एम जी। तो जो एफ आ गया वो एम जी बाय म्यू एस आ गया। वैल्यू पुट कर देते हैं। मास कितना है 5, जी कितना है 10, म्यू एस कितना है 0.6। जो फोर्स आ गया वो आ गया 500 बटा 6, 250/3 न्यूटन। कितना फोर्स लगाना पड़ेगा इसको रोके रखने के लिए, 250/3 न्यूटन से ज्यादा या इसके बराबर। एफ मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 250/3। मिनिमम का केस में जो आया वो इक्वालिटी है, मतलब 250/3 तो चाहिए। इससे ज्यादा अगर फोर्स लगा दिया तो भी ये इक्विलिब्रियम में रहेगा, बिकॉज फ्रिक्शन फिर लिमिटिंग नेचर का नहीं रहेगा। फ्रिक्शन लिमिटिंग से थोड़ा कम हो जाएगा, इस तरह से एडजस्ट हो जाएगा कि एमजी को बैलेंस कर ले। तो जो फोर्स रिक्वायर्ड इसको रोकने रखने के लिए, जो इसको रोके रखने के लिए बेटा फोर्स रिक्वायर्ड है, उसकी वैल्यू किसके बराबर है, उसकी वैल्यू किसके बराबर है, 250। तो फ्रिक्शन की वैल्यू अगर 250/3 से बड़ी हुई तो ये ब्लॉक नीचे नहीं गिरेगा। कंफर्टेबल है, कंफर्टेबल है दोस्त लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और नया क्वेश्चन स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए। भाइयों देखो, ये एक इंक्लाइन प्लेन है। अब थोड़ी कॉम्प्लेक्स लेवल के क्वेश्चन करा रहा हूं मैं। ये एंगल 37 डिग्री है। ये एक ब्लॉक रखा है। इसका कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जो है म्यू एस, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है लेट से 0.5। अब इस ब्लॉक को अगर ऊपर मूव कराना है तो कितना एफ रिक्वायर्ड होगा, एफ मिनिमम टू मूव द ब्लॉक अपवर्ड। इस ब्लॉक को ऊपर मूव कराने के लिए कितना एफ मिनिमम रिक्वायर्ड होगा अगर ब्लॉक का मास 5 kg है तो। ये निकालना है, शुरू हो जाओ। मैंने 1 मिनट का समय दिया हुआ, चलो 2 मिनट का ले लो। थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है मैं मानता हूँ, 2 मिनट से ज़्यादा तो मेरे को भी लगेंगे, बट हमें एक डिफिकल्ट ग्रेड पे भी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ताकि हम जो नीट में इजी इजी क्वेश्चन आते हैं फ्रिक्शन को लेके वो तो बहुत इजी चुटकी बजा के कर लें, इतना कॉन्फिडेंट आ जाए, हमें कॉन्फिडेंस आ जाए। देखा जाएगा, चलो देखो, आई होप आप लोग ने ट्राई अटेम्प्ट कर लिया होगा, जो नहीं कर पाए मेरे साथ करें। देखो बेटा, एक इस पे एम जी इधर लग रहा होगा डाउनवर्ड। हमें भली भांति मालूम है कि कभी भी इंक्लाइन प्लेन आता है तो हम एम जी के कॉम्पोनेंट लेते हैं। दोस्तों ये वाला परपेंडिकुलर टू द प्लेन कॉम्पोनेंट कितना आता है, एम जी कॉस थीटा, और ये कितना आता है, एम जी साइन थीटा। अब देखो बेटा, अगर हमें इसको ऊपर मूव कराना है, अगर ये ऊपर जाना चाहेगा तो रिलेटिव मोशन किधर हो रहा है, इसका ऊपर की तरफ। फ्रिक्शन क्या चाहेगा, अपोजिशन, फिर रिलेटिव मोशन ना हो। तो अगर हम इसको ऊपर मूव कराना चाह रहे हैं तो फ्रिक्शन इसका अपोज करने के लिए फ्रिक्शन किधर लगेगा, नीचे। अब समझो ये एम जी साइन थीटा
और फ्रिक्शन दोनों नीचे के लिए है, और हम एक्सटर्नली फोर्स जो F एक्सटर्नल है वो ऊपर लगा रहे हैं। तो अगर अपना ये फोर्स इन दोनों के सम से फ्रिक्शन, ये वाला ब्लू वाला और रेड वाला, देखो ये दोनों नीचे लग रहे हैं और ये ऊपर लग रहा है, तो अपना काम कब बनेगा, ये ब्लॉक ऊपर कब जाएगा, जब अपना अप्लाइड फोर्स ग्रेटर हो या इक्वल हो mg sin थीटा प्लस फ्रिक्शनल फोर्स के। और ऊपर मूव कराना है तो मतलब क्या, मिनिमम टू मूव द ब्लॉक अपवर्ड, मिनिमम मतलब फ्रिक्शन के लिमिटिंग नेचर को जितना मैक्सिमम लग सकता था उसको भी ब्रेक करना पड़ेगा। जो मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सकता था उससे ज्यादा लगेगा तो ही मूव करने, मूव मतलब फ्रिक्शन को लिमिटिंग नेचर को क्रॉस करके काइनेटिक पे जाना। अगर जो मैक्सिमम लग सकता था उस ये लग रहा होगा, उससे भी बड़ा जब ये फोर्स हो जाएगा तभी तो ये ऊपर जाएगा। ऊपर जाएगा मतलब इसकी लिमिटिंग फ्रिक्शन की जो औकात थी उसको क्रॉस कर चुका है। और मिनिमम वाली बात है तो ग्रेटर देन हटा देते हैं, इक्वलिटी फोर्स की जो मिनिमम वैल्यू है जिसपे जस्ट मोशन स्टार्ट होगा वो mg sin थीटा प्लस fs मैक्स होगा, फ्रिक्शन का स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल है। तो अपन देखते हैं आगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। f की वैल्यू mg, मास कितना है 5, g कितना है 10 sin थीटा इंटू साइन 37 डिग्री प्लस ये कहता है एफ एस मैक्स, एफ एस एक्स मतलब म्यू एस इंटू नॉर्मल। एक बात देखो बेटा, क्या नॉर्मल परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा, क्या ये नॉर्मल इस एम जी साइन थीटा कॉस थीटा को बैलेंस कर रहा होगा, तो क्या बच्चों मैं यहाँ लिख सकता हूँ नॉर्मल की वैल्यू एम जी कॉस थीटा लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ दोस्तों। तो म्यू एस इंटू एन, तो फ्रिक्शन की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो 50 साइन 37 डिग्री प्लस म्यू एस कितना है बेटा 0.5 मतलब 1/2, नॉर्मल कितना है mg cos थीटा, mg मतलब 50 इंटू कॉस ऑफ 37 डिग्री। तो f की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50 साइन 37 3/5 प्लस हाफ इंटू 50 कॉस 37 4/5। तो फोर्स की वैल्यू आ गई 30 प्लस 20। तो फोर्स की वैल्यू अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 50 न्यूटन लगा दोगे, 50 से ज्यादा का फोर्स लगा दोगे, 50 से ज्यादा का फोर्स लगा दोगे तो ये ऊपर चला जाएगा। 50 न्यूटन से ज्यादा का फोर्स अगर आपने लगा दिया तो ये ब्लॉक अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लगेगा। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। ये कोई काफी दो खूबसूरत खूबसूरत सवाल करा दिए। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो सिंपल बट ट्रिकी, सिंपल बट ट्रिकी, ये क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करना चाहिए, बिकॉज मेरे हिसाब से जेई ऑब्लिक नीट 2021 में सिंपल कैलकुलेशन वाइज बहुत इजी, लेकिन थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन हो, आपने देखा भी था कि थोड़ा घुमा के पूछा था क्वेश्चंस को, लेकिन थे बहुत कैलकुलेशन वाइज बहुत सिंपल थे। वो कुछ क्वेश्चंस मैं तुमसे कराना चाहता हूं जहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन की जरूरत पड़ेगी, देखा जाए। और इसके बाद अपन स्टैटिक फ्रिक्शन खत्म कर चुके हैं, इसके बाद अपन शुरू करेंगे काइनेटिक। ये एक एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, ग्रेविटी की तरह है, थोड़ा विजुलाइज करना पड़ेगा 3D में। ग्रेविटी वाई एक्सिस के लॉन्ग डाउनवर्ड डायरेक्शन में है जी, ये पूरा अपना फ्लोर है। ये एक ब्लॉक रखा है, मास कितना है इसका 5 kg, ठीक है, मास कितना है 5 kg, मास कितना है 5 kg। म्यू एस की वैल्यू आपको दे रखी है 0.6, ठीक है। अब अगर मैंने इस पे एक फोर्स लगा रहा हूं F, ठीक है, मैंने फर्स्ट पार्ट में लिखा फोर्स की वैल्यू
10 आई कैप, तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू आपको बतानी पड़ेगी। सेकेंड पार्ट में लिखा फोर्स की वैल्यू 20 के कैप, तो फ्रिक्शन की वैल्यू बतानी पड़ेगी। थर्ड पार्ट में एफ की वैल्यू रखी 25 माइनस के कैप, तो फ्रिक्शन की वैल्यू बतानी पड़ेगी। फोर्थ पार्ट यहां लिख दे रहा, एफ की वैल्यू मैंने रखी 30 माइनस आई कैप, तो फ्रिक्शन की वैल्यू बतानी पड़ेगी। कैसे करेंगे सवाल, जल्दी से सॉल्व करो, ट्राई मारो बच्चे क्वेश्चन को सॉल्व करने का। देखो, अगर बेटा मैं एफ एस मैक्स के बारे में सोचूं, एफ एस मैक्स के बारे में सोचूं, तो एफ एस मैक्स कितना लगेगा, म्यू एस इंटू नॉर्मल। इस केस में नॉर्मल ऊपर लगेगा और एम जी नीचे लगेगा। ठीक है, मास कितना था 5, तो एम जी की वैल्यू कितनी है 50, तो नॉर्मल भी कितना होगा 50। तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जो लग रहा है बेटा, वो कितना है बच्चे 0.6 इंटू नॉर्मल 50, तो ये आ जाएगा 30 न्यूटन। कंफर्टेबल है? तो फ्रिक्शन अगर 10 आई कैप, फोर्स अगर 10 आई कैप मिलेगा, फ्रिक्शन मैक्सिमम जो मिल सकता था बच्चे ध्यान से सुनना, वो 30 न्यूटन, तो क्या 10 दे देगा, बिल्कुल दे देगा। और अगर 10 आई कैप में चाह रहे हो तो फ्रिक्शन कितना लगेगा 10 माइनस आई कैप। माइनस समझ में आ रहा है क्यों आएगा, क्यों, क्योंकि अप्लाइड फोर्स का अपोजिशन होगा ताकि रिलेटिव मोशन स्टार्ट ना हो। तो ये कितना आएगा -10 आई कैप, कितना आएगा -10 आई। 20 के कैप मैक्सिमम कितना लग सकता था 30, तो क्या 30 दे देगा, बिल्कुल दे देगा। किस डायरेक्शन में देगा 20, लेकिन माइनस के कैप। तुमने अप्लाइड फोर्स के कैप बाहर की तरफ लगाया, तुमने फोर्स ऐसे लगा रहे हो तो फ्रिक्शन अंदर की तरफ मिलेगा ताकि रिलेटिव मोशन स्टार्ट ना हो। ये ट्रिकी है, डायरेक्शन ट्रिकी है, बस ये समझना देखना। 25 माइनस के कैप, फोर्स मैक्सिमम 30 का दे सकता है, चाहिए कितना 25 मिल जाएगा। किधर लगा रहे हो फोर्स, फोर्स अंदर की तरफ लगा रहे हो, माइनस के कैप, तो फ्रिक्शन उसके एग्जैक्टली अपोजिट 25 प्लस का के कैप। फोर्स 30 माइनस का आई कैप, एक्सटर्नल फोर्स माइनस आई कैप पे लगा रहे हो, 30 चाहिए, लिमिटिंग वैल्यू कितनी 30 चाहिए, 30 दे सकता है, दे देगा। तो फ्रिक्शन कितना लगेगा इस केस में भी 30, लेकिन डायरेक्शन चूंकि अप्लाइड फोर्स माइनस आई कैप के डायरेक्शन में है, तो फ्रिक्शन का फोर्स प्लस का आई कैप डायरेक्शन में होगा। कंफर्टेबल है बच्चा लोग? बहुत ही शानदार खूबसूरत सुंदर सा क्वेश्चन था ऑन द कंसेप्ट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। कंफर्टेबल है बच्चा लोग? आगे बढ़ जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं जीवन में और कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, जिसमें पहली सॉरी क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन तो सॉल्व कर लिए। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, काइनेटिक फ्रिक्शन। इस पे बच्चे काइनेटिक फ्रिक्शन, तो देखो बेटा काइनेटिक फ्रिक्शन कैसा है बच्चे, भोला भाला, भोला भाला, सीधा साधा, कुछ नहीं, सिर्फ दो बातें जानता है, सिर्फ ये दो बातें जानता है। क्या चीज, इट एक्ट्स व्हेन देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन सरफेसेस इन, कब लगेगा, जब रिलेटिव मोशन बिटवीन सरफेसेस इन कांटेक्ट हो। सेकंड पॉइंट, इट एक्ट्स अपोजिट टू रिलेटिव मोशन, हमेशा इसकी डायरेक्शन किधर होगी, अपोजिट टू रिलेटिव मोशन। तीसरा पॉइंट,
तीसरा पॉइंट, इट एक्ट्स अपोजिट टू रिलेटिव मोशन, और तीसरा पॉइंट, इट्स वैल्यू इज ऑलवेज, कोई लिमिटिंग नहीं, कोई सेल्फ एडजस्टमेंट नहीं, हमेशा एफ के इज इक्वल टू म्यू के इंटू एन। हमेशा काइनेटिक फ्रिक्शन कितना लगेगा, म्यू के इंटू एन। हमेशा काइनेटिक फ्रिक्शन कितना लगेगा, म्यू के इंटू एन। इट एक्ट्स अपोजिट टू रिलेटिव में, हमेशा कितना लगेगा, रिलेटिव मोशन के अपोजिट लगेगा। इट एक्ट्स व्हेन देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन, जब भी दो सरफेसेस के बीच में रिलेटिव मोशन होगा तब लगेगा। रिलेटिव मोशन का अपोज करेगा और वैल्यू फिक्स रहेगी। फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन सिंपल सा है, बस यहाँ खत्म हो गया। कुछ क्वेश्चन से देखते हैं, बहुत इजी से क्वेश्चन है जिनसे आपको समझ में आ जाएगा कि भाई फ्रिक्शन कैसा लग रहा होगा और कितना लग रहा होगा। भाई ये मास है 4 kg का, यहाँ पे म्यू एस 0.5 है एंड म्यू एस 0.6 है, म्यू के 0.5 है, ठीक है। ये v इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा तो कितना लगेगा और किधर लगेगा। अगर ये 10 मीटर पर सेकेंड से ब्लॉक मूव कर रहा है तो क्या रिलेटिव मोशन है, बिल्कुल है साहब, बिल्कुल है। तो फ्रिक्शन क्या करेगा, उसका अपोजिट लगेगा। देखो रिलेटिव मोशन है, मींस फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, काइनेटिक, और काइनेटिक हो जाएगा तो इसकी वैल्यू म्यू के इंटू एन रहेगी। म्यू के कितना 0.5, नॉर्मल इस केस में 40 आएगा, तो 5 8 जा 5 4 जा 20 न्यूटन का फोर्स लगेगा। किधर लगेगा, रिलेटिव मोशन के अपोजिट। ब्लॉक किधर जा रहा है, आगे, तो ब्लॉक पे फ्रिक्शन किधर लगेगा, पीछे। सेकंड केस की बात करें, ये मास है 4 kg का, अगेन ये v इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, लेकिन इस बार इस पे एक फोर्स भी लग रहा है इधर की तरफ 10 न्यूटन का। अगेन डेटा वही है, म्यू एस 0.6, म्यू के 0.5। फ्रिक्शन लगेगा तो कितना लगेगा और किधर लगेगा और कौन सा लगेगा। बेटा देखो, अगर हम एफ एस मैक्स की बात करते, कुछ भी करते, कोई लॉजिक ही नहीं था। हमने सबसे पहले एक ही बात देखी, हमारी बुद्धि में सिर्फ एक ही बात गई कि भाई इसके पास क्या है, वेलोसिटी कितनी, 10 मीटर पर सेकेंड। अब चाहे ये जहन्नुम में जाए, चाहे जो हो रहा हो, हमें मतलब ही नहीं यार इन सब बातों से। अगर रिलेटिव मोशन है तो फ्रिक्शन कौन सा होगा, काइनेटिक, बात ही खत्म हो गई। फ्रिक्शन इधर लग रहा होगा, और कौन सा लग रहा होगा, एफ के लग रहा होगा, और कितना लग रहा होगा, म्यू के इंटू एन लग रहा होगा। म्यू के 0.5, नॉर्मल 40 न्यूटन का फोर्स लग रहा होगा, इधर लग रहा होगा। ऐसी तैसी कराए बाकी। देखो जिधर ये फोर्स लग रहा है उधर ही फ्रिक्शन लगता है। तुम कहोगे सर फोर्स और फ्रिक्शन एक ही डायरेक्शन में लग रहा है, हाँ ये क्या हो गया, मतलब ही नहीं ना, स्टैटिक थोड़ी ना है, काइनेटिक है। काइनेटिक रिलेटिव मोशन के अपोजिट लगेगा। ब्लॉक आगे जा रहा है फ्लोर के, तो ब्लॉक इस पे पीछे ही लगेगा। बात आई समझ में। यही वही सेम ब्लॉक है 4 kg का, अगेन इसके पास वेलोसिटी लेट से कम हो गई, 5 मीटर पर सेकेंड हो गई, और इस पे फोर्स लगा रहे हैं हम 1 2 3 1000 न्यूटन का। कितना लगा रहे हैं बच्चे, 1000 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। अगेन वही डेटा, म्यू एस 0.6, म्यू के 0.5। तुम देखो बच्चा लोग, तुम देखो बच्चा लोग, तुम देखो बच्चा लोग, अगर 5 मीटर पर सेकंड, क्या रिलेटिव वेलोसिटी दिखी ब्लॉक की, क्या ब्लॉक फ्लोर के रिलेटिव स्लिप हो रहा है, स्लिप हो रहा है तभी तो रिलेटिव वेलोसिटी, ब्लॉक के क्या है, फ्लोर के रिलेटिव आगे जा रहा है। अब हमें मतलब ही नहीं यहाँ पे कितना था, इससे हमें कोई मतलब नहीं, 1000 हो, 10,000 हो, 10 करोड़ हो, ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फ्रिक्शन तो अगर ये वेलोसिटी है इसके पास, तो फ्रिक्शन इसका अपोज करेगा, और कौन सा लगेगा, काइनेटिक, एफ के लगेगा, जो इसके म्यू के इंटू एन के बराबर है। कई बार वैल्यू निकाल चुके, 20 न्यूटन आएगा, फ्रिक्शन अपोज लगेगा। रिलेटिव मोशन हो रहा है, स्लिपिंग हो रही है, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, रिलेटिव टू अपोजिट टू रिलेटिव मोशन लगेगा। अब दीन दुनिया के कोई भी फोर्स आ जाए, कैसे भी फोर्स आ जाए, काइनेटिक फ्रिक्शन को कद्दू कोई फर्क नहीं पड़ता। काइनेटिक फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन का अपोज करेगा तो करेगा। आई बात समझ में, मजा आया बच्चा लोग, मजा आया, जल्दी से कॉपी करो इसको।
आगे बढ़े, चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन पे और गजब गजब अजब गजब है ये कहानी। ये एंगल 37 डिग्री, ये ब्लॉक है बेटा 5 kg, ये 50 न्यूटन, ठीक है 50 न्यूटन क्यों बना रहा है म्यू, अरे यार म्यू एस 0.6 है, म्यू की अगेन 0.5 है। ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है, v इज इक्वल टू 10 मीटर। फ्रिक्शन बताओ कौन सा लगेगा, कितना लगेगा। बच्चे देखिए बिल्कुल सिंपल सी बात है, इधर नॉर्मल आएगा, इधर एम जी कॉस थीटा आएगा, नॉर्मल की वैल्यू एम जी कॉस थीटा हो जाएगी, मास कितना है 50 एम जी, कॉस थीटा कितना है कॉस 37, कॉस 37 कितना होता है, कॉस 37 होता है 4/5, तो नॉर्मल आ जाएगा 50 इंटू 4/5, किसके बराबर आ जाएगा 40 न्यूटन। अब देखो बच्चे अगर इसके पास वेलोसिटी है, रिलेटिव मोशन हो रहा है, तो फ्रिक्शन चाहे जो हो जाए दुनिया में, इस दुनिया में चाहे जो हो जाए, फ्रिक्शन हमेशा क्या रहेगा, फ्रिक्शन हमेशा क्या रहेगा काइनेटिक। अगर ये रिलेटिवली ऊपर जा रहा है तो फ्रिक्शन कौन सा होगा, आप देखो चाहे जो भी सिचुएशन हो रही कोई मतलब नहीं, ऊपर जा रहा है तो फ्रिक्शन काइनेटिक, और काइनेटिक को दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं, वो सिर्फ एक ही वैल्यू का लगेगा म्यू के इंटू एन। तो एफ के की वैल्यू आ जाएगी, म्यू के कितना है 0.5, नॉर्मल कितना है 40, इस केस में भी एफ के की फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन आया 20 न्यूटन डाउनवर्ड डायरेक्शन। कंफर्टेबल है, कंफर्टेबल है दोस्त। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एंगल 37 डिग्री, ये मास कितना है बच्चे, अगेन 5 kg, अब की बार नीचे जा रहा था 10 मीटर पर सेकंड से, देखो नीचे जा रहा है, इसके पास वेलोसिटी है, जैसे ही तुमने देखा इसके पास वेलोसिटी तुम कहोगे कद्दू हमें कोई मतलब नहीं, इधर लग रहा होगा एम जी कॉस थीटा, इधर लग रहा होगा एम जी साइन 37, बस बनाने रिश्तेदारी निभाने के लिए बना दिया, कोई मतलब है नहीं इसका। हमें ये पता है नॉर्मल की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, एम जी कॉस 37 डिग्री के, नॉर्मल कितना है 50 इंटू कॉस 37 4/5, कितना आ गया बच्चे 40, नॉर्मल कितने आ गया 40। वेलोसिटी किधर जा रही है, नीचे जा रही है 10 मीटर पर सेकंड, ये ब्लॉक किधर जा रहा है, नीचे जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा इस पे, अगर ये नीचे जा रहा है तो रिलेटिव मोशन हो रहा है, बात ही खत्म हो गई, फ्रिक्शन होगा तो सिर्फ काइनेटिक। अगर ये एस्केलेटर नीचे जा रहा है तो फ्रिक्शन काइनेटिक, और काइनेटिक फ्रिक्शन को दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं, एम जी साइन थीटा क्या कर रहे हैं कितना लग रहा है इनसे कोई मतलब ही नहीं। ये कहेगा म्यू के इंटू एन लगेंगे तो लगेंगे, म्यू के की वैल्यू वापस से वही बताई दी थी 0.6 ये था, और म्यू के कितना था बेटा 0.5, तो म्यू के इंटू एन लगेगा, म्यू के कितना है 0.5, नॉर्मल कितना है 40, कितना लगेगा 20 न्यूटन, तो फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लग गया 20 न्यूटन का, तो एम जी साइन थीटा इधर, फ्रिक्शन ऊपर, वेलोसिटी नीचे तो फ्रिक्शन ऊपर, वेलोसिटी ऊपर स्लिप कर रहा था तो रिलेटिव मोशन का अपोज करने के लिए फ्रिक्शन नीचे। तो काइनेटिक फ्रिक्शन कुल मिला के सिर्फ इतनी सी बात थी बस समझाने की, कि भोला भाला सा सीधा साधा सा फोर्स होता है, इसे ज्यादा कुछ दुनिया से मतलब होता नहीं है। तो कोई ये ब्लॉक रखा है, इसके पास कुछ वेलोसिटी है, इसका मास 5 kg है, म्यू एस 0.6 है, या मास 4 kg है, कैलकुलेशन म्यू के 0.5 है। अब आपको फ्रिक्शन की वैल्यू बतानी है, ये टेबल बेसिकली फिल करनी है, ब्लॉक की वेलोसिटी और फ्रिक्शन। अगर वेलोसिटी 10 आई कैप है, ठीक है, वेलोसिटी 2 के कैप है, वेलोसिटी 4 माइनस के कैप है, वेलोसिटी 20 माइनस आई कैप है, इस सारी वेलोसिटीज के लिए फ्रिक्शन बताइए। अगर देखो
सिंपल से पहली बात तुम लोग करो, फिर मैं बात बताता हूँ। चलो 1 मिनट के लिए ट्राई करो बच्चा लोग। देखा जाए, देखो बेटा सारे केस में अगर वेलोसिटी दे रखी है, वेलोसिटी है, रिलेटिव मोशन है, वेलोसिटी मतलब रिलेटिव मोशन, फ्रिक्शन कौन सा होगा, काइनेटिक, बात ही खत्म हो गई। और काइनेटिक फ्रिक्शन कैसा लगता है, एफ के इज इक्वल टू म्यू के इंटू एन लगता है, मैग्नीट्यूड की बात कर। म्यू के कितना है 0.5, नॉर्मल कितना है बच्चा 40, कितना लगेगा 20। डायरेक्शन अपोजेस रिलेटिव मोशन, तो अगर बच्चे वेलोसिटी 10 आई कैप है तो इसका अपोज करने के लिए फ्रिक्शन कितना लगेगा, -10 आई कैप, सॉरी -20 आई कैप। वेलोसिटी की वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, फ्रिक्शन तो काइनेटिक है और काइनेटिक है तो उसकी वैल्यू 20 ही आएगी। 2 के कैप तो -20 के कैप, माइनस मतलब माइनस मैग्नीट्यूड पे नहीं है, बेसिकली ये लिखा है। अरे इस चीज को ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बात एक ही है ना बेटा। इसको 20 माइनस आई कैप लिख दूंगा। यहाँ पे फ्रिक्शन देखो, अगर वेलोसिटी है तो फ्रिक्शन काइनेटिक, काइनेटिक है तो मैग्नीट्यूड फिक्स, चाहे वेलोसिटी 10 हो चाहे 2 हो 20 ही आएगा और माइनस के कैप आएगा। वेलोसिटी 4 हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन 20 ही रहेगा, डायरेक्शन इसके अपोजिट मतलब प्लस का के कैप आ जाएगा। वेलोसिटी 10 हो 2 हो 4 हो 20 हो या 200 हो कोई फर्क नहीं पड़ता, फ्रिक्शन कौन सा रहेगा, काइनेटिक ही रहेगा। डायरेक्शन इसके अपोजिट आएगा, माइनस आई कैप लग रहा है तो फ्रिक्शन का फोर्स प्लस के आई कैप डायरेक्शन में लगेगा। आई होप इस क्वेश्चन को आप अच्छे से कर पाए होंगे, और अगर ये क्वेश्चन कर पाए तो दिस इज द ट्रिकी वन क्वेश्चन। और ये इस तरह के क्वेश्चन इस साल के जेई और नीट में आने की संभावना मुझे लगता है बहुत ज्यादा है, जिस हिसाब से एनटीए पेपर बना रहा है और पूछ रहा है। कंफर्टेबल है। इसके बाद एक टॉपिक बच जाता है इसमें, टू ब्लॉक प्रॉब्लम्स। टू ब्लॉक प्रॉब्लम्स ये वाला पार्ट पे आज तक कोई भी क्वेश्चन नीट के एग्जाम में नहीं आया, ना आएगा, एनटीए के साथ तो बिल्कुल नहीं आएगा, बिकॉज दीज क्वेश्चन टेक्स 3 to 5 मिनट्स और हमारे पास टू ब्लॉक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के 3 से 5 मिनट तो चाहिए चाहिए, नीट के एग्जाम के लिए हमारे पास इतना समय नहीं होता क्वेश्चंस को सॉल्व। जेई में जरूर, जेई मेंस में जरूर पूछा जा सकता है और एडवांस में भी पूछा, तो जेई वाले जरूर इस टू ब्लॉक प्रॉब्लम्स को देख सकते हैं। इसका बच्चे मैंने सेशन करा रखा है अनअकैडमी की स्पेशल क्लास में, अनअकैडमी स्पेशल अभी रिसेंटली ही कराया था, तो अगर किसी ने नहीं देखा हो तो देख सकते हैं। बिकॉज मैं इस वीडियो में इसलिए डालना बिकॉज ये एक्सक्लूसिवली थोड़ा मैंने नीट के साइड पे ज्यादा किया है इस चैप्टर को, तो जो बच्चा भी देखे उसको बिल्कुल क्रक्स मिल जाए, शॉर्ट एंड स्वीट। ये वाला एक लेक्चर देख लिया, फ्रिक्शन कंप्लीट, इसके बाहर नहीं आएगा एग्जाम में, आई गारंटी यू। अगर आप नीट के एग्जाम टू ब्लॉक प्रॉब्लम फिर भी आप करना चाहते हैं, अनअकैडमी स्पेशल क्लास जाएंगे, अमन सिंह सर्च करेंगे, मेरी प्रोफाइल में जाके आपको मिल जाएगा। और नहीं तो बच्चे फिजिक्स 101 के टेलीग्राम चैनल पे आ जाए, वहां पे मैंने लिंक शेयर करे हैं, वहां पे जाएंगे तो फिर आपको टू ब्लॉक प्रॉब्लम का लिंक मिल जाएगा, तो टू ब्लॉक प्रॉब्लम भी आ गया। तो स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन दोनों तरीके के फ्रिक्शन बच्चे मैंने आप लोग को बहुत अच्छे से करा दिए हैं। ठीक है बच्चे, so that's all for today, thank you and please join Unacademy using my subscription code AS Live, using my subscription code AS Live। बच्चों अगर आपके जानने वाला कोई भी दोस्त, वैसे तो आप लोग भी ज्वाइन करें अनअकैडमी को, बिकॉज अनअकैडमी पे जब आप पढ़ेंगे तो फोकस्ड स्टडी होगी, प्लान्ड स्टडी होगी, कोर्स अच्छे अच्छे चलता है, आप डाउट पूछ पाएंगे, आपकी पढ़ाई के स्टैंडर्ड्स काफ़ी इंप्रूव हो जाएंगे, आपकी पढ़ाई काफ़ी अच्छे से होगी, आपके सिलेक्शन के चांसेस होंगे।
बट फिर भी अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते, आप यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, तो यूट्यूब पे भी आपका सिलेबस पूरी ईमानदारी के साथ पूरे अच्छे तरीके से खत्म किया जाएगा। और लेकिन अगर आपके साथ में कोई छोटा भाई बहन दोस्त कोई भी अगर अनअकैडमी ज्वाइन करना चाहता है, देन रिकमेंड माई सब्सक्रिप्शन कोड ASLIVE। ठीक है, इससे उस बच्चे को 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, मेरा बहुत ढेर सारा प्यार मिल जाएगा। ठीक है, तो कोई भी बच्चे, आपका दोस्त साथी भाई बहन कोई भी हो जो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, ऐसा नहीं कि बेचना है जाके वो ले लो, अगर कोई आपसे पूछे कि आप अनअकैडमी में पढ़ रहे हो, अगर हम लेना चाह रहे हैं तो कैसे ले, तो आप उनको बता देना ये हमारे सर है अमन सर, उनका प्यारा सा कोड है AS लाइव। या फिर भूल जाओ तो मेरे नाम पे भी एक कोड है अमन, मेरा नाम क्या है अमन, आगे क्या लगा दोगे बेटा लाइव। तो इससे भी उस बच्चे को 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो उनको रिकमेंड करें और अमन लाइफ कोड से आप कराएं। ये कोड चाहे आप जेई का एग्जाम दे रहे हो, चाहे नीट का एग्जाम दे रहे हो, चाहे क्लास 11 की तैयारी करनी हो, चाहे क्लास 12 की तैयारी करनी हो आपको, चाहे आपको यूपीएससी की तैयारी करनी हो, चाहे एसएससी की एग्जाम करनी हो, चाहे बैंक की एग्जाम की तैयारी करनी हो, कोई भी एग्जाम हो जो अनअकैडमी पे हो रहा है उस सारे में एप्लीकेबल है। और सारे के सारे कोर्सेज के लिए आपको अनलिमिटेड एक्सेस ही मिलेगा, अनलिमिटेड एक्सेस ही मिलेगा। मतलब जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो आप उस एग्जाम की प्रिपरेशन कराने वाले सभी सब्जेक्ट के सभी टीचर्स की क्लासेस को देख पाएंगे। तो दिस इज माय कोड, प्लीज ज्वाइन अन अकेडमी यूजिंग माय कोड अमन लाइव और AS लाइव। ठीक है बच्चों, दैट्स ऑल फॉर यू टुडे, थैंक यू गाइस। और इस कोड का थोड़ा ध्यान रखेंगे और मिलते हैं कल, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद दोस्तों, लव यू दोस्तों।